नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और ये वो चरण है जिसमें ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा उम्मीद है अपनी सीटों को की जो संख्या है उसे बढ़ाने के लिए या कहें अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें जिस तरीके से अपेक्षाकृत कोई हिंसा हुई ही नहीं। अगर एक दो कहीं छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं तो पश्चिम बंगाल के पैरामीटर के हिसाब से आप ये मानकर चलिए कुछ भी नहीं हुआ। और जिस तरीके से बीजेपी का असेसमेंट है, अब अमित शाह 110 तक कह रहे हैं कि ठीक है चलिए थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए आदमी थोड़ा बढ़ा के भी बता देता है, लेकिन 90-100 के आसपास लोग मान रहे हैं कि वो सीटें आने वाली है। तो जो वो मनोवैज्ञानिक दबाव ममता बनर्जी के ऊपर है और दूसरे चरण का जो मतदान होना है कॉन्स्टिट्यूएंसी संख्या 77 से लेकर 202 और 259 से 274 तक, तो ममता बनर्जी इसके अंदर क्योंकि डेमोग्राफी उनके पक्ष में है तो ज्यादा से ज्यादा इसमें स्कोर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अब आपको एक वो रामायण वाला मीम है ना, वो रावण लेटा होता है और वो कहता है कि भैया यही रात अंतिम, यही रात भारी, वही स्थिति है आज बंगाल में। जो अगले 48 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। शायद इसीलिए पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडे हैं वो घबरा रहे हैं। यहां तक स्थिति आ गई है कि एक कैंडिडेट ने तो यह तक कह दिया कि जो सेना है उसे दिल्ली तक घसीट कर मारेंगे। यह फ्रस्ट्रेशन है। 100 बम मिल रहे हैं, उसमें एनआईए की एंट्री हो रही है, एमएचए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा, अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे उस कैंडिडेट की जिसकी स्थिति ये हो गई है कि वो ये कह रहा है और उसे पता है, पश्चिम बंगाल छोड़िए, भारत में अब भी एक भी ऐसा कोई व्यक्ति छोड़िए, कोई भी नहीं है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि सेना के जवान के हाथ लगा दे। और फिर भी उसकी फ्रस्ट्रेशन देखिए, वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि सेना को दिल्ली तक घसीट के मारूंगा। ये स्थिति है। एक कैंडिडेट है सागर दिघी का, सागर दिघी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से है बायरन विश्वास, 2023 तक कांग्रेस में था और जो कांग्रेस का एकमात्र कैंडिडेट जीता था पश्चिम बंगाल के अंदर वो यही था 2021 के चुनाव में। फिर वो बाद में टीएमसी में आ गया। कुछ दिन पहले शायद 2023 में ही इसके वो यहां आईटी की रेड पड़ी थी, लगभग 70 लाख रुपए सोना और प्रॉपर्टी के कागजात मिले थे इसके यहां से। तो भाई ठीक ठाक आदमी है, चुनाव जीता है। और उसके बाद जब ये चुनाव हो गया, मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, मुर्शिदाबाद वाली जगह में है, उसके बाद यही वो व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि भैया मैं ही नहीं हार रहा हूं, मेरे अलावा बहुत सारे टीएमसी के कैंडिडेट हार रहे हैं। जो जंगीपुर है वहां से कैंडिडेट हार रहा है। शमशेरगंज, फरक्का, वो खुद उसने 4-5 कैंडिडेट खुद बताए कि टीएमसी के हार रहे हैं। और अब उसे डर, खौफ और फ्रस्ट्रेशन तीनों इतनी है कि वो सेना के ऊपर उतार रहा है। जो स्ट्रांग रूम होता है जहां ईवीएम रखी होती है वहां पर वो एंट्री लेना चाह रहा था। जब सीआरपीएफ के जवान उसे रोकते हैं तो किस तरीके से उनके ऊपर आमादा हो जाता है, उनको धमकी देता है। वीडियो करना साংবাদিক आगे जाओ ना, सब आइए, इधर आइए, इधर आइए, चेहरा सबका खींचो, सब लोग जूम कर चौदह ना, 4-4-14 थापड़े लाल कर दो, चामड़ा उठे दो, सारा सुअर बच्चा। राज्य सरकारेর বেতন খাবেন, সেন্ট্রাল ফোর্সের চামচাগিরি করছেন, সেন্ট্রাল ফোর্সের চামচাগিরি করছেন আপনি। আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনাকে ভদ্রভাবে কথা বলবেন না। দেখুন এবার ভদ্রভাবে কথা বলবো না। রাজ্য সরকারের বেতন খাচ্ছেন, রাজ্য সরকারের পুলিশ আপনি, সেন্ট্রাল ফোর্সের দালাল না আপনি। আপনি গেট খুলুন, ইভিএম দেখান, আপনি গেট খুলুন, ইভিএম দেখান। রিকোয়েস্ট করছি, রিকোয়েস্ট। साफ कह रहा है कि भैया आपको राज्य सरकार से पैसा मिल रहा है, जो केंद्र सरकार के बल है उनकी चमचागिरी मत कीजिए। साहब फिलहाल वो राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं है, फिलहाल वो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी है जो ईवीएम है उसको सुरक्षित रखा जाए।
लेकिन यह व्यक्ति किस तरीके से वहां घुस के दादागिरी करने का प्रयास कर रहा है। और आगे जब वीडियो पूरी होती है आगे भी कहता है कि सेना को दिल्ली तक घसीट के मारेंगे। ये दबंगई, ये डर, आज तक जनता के मन में इन्होंने यही दबंगई और डर बैठाया। लेकिन एक इलेक्शन कमिश्नर आता है ज्ञानेश कुमार, वो ये कहता है कि स्वच्छ साफ सुथरे इलेक्शन होंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, और हुए। अगर 93% वोटिंग हो रही है तो आप ये बताइए इससे बड़ी डेमोक्रेसी की जीत क्या होगी, जहां 100 में से 93 लोग अपना वोट डाल पा रहे हैं और सुरक्षा के भाव में डाल पा रहे हैं। और यही डर इन लोगों को है, क्योंकि छापा वोट नहीं हो रहा है, सोर्स जैमिंग नहीं हो रही है, इसलिए अब ये ईवीएम पर कब्जा करने के प्रयास में है। और यही था ना इनके मोडस ऑपरेंडी। पिछली बार भी मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि किस तरीके से वहां के लोग बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल के कि बीजेपी पिछली बार भी जीत गई थी, लेकिन जिस दिन काउंटिंग होती है इन्होंने उस दिन गड़बड़ी की ईवीएम के साथ, टेबुलेशन शीट में गलत चीजें भरी गई, बीजेपी के जो वहां पे एजेंट थे उनको भगा दिया गया। वही दोबारा करने का प्रयास है। लेकिन इस बार जिस तरीके से सीआरपीएफ हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, खुद अमित शाह वहां बैठे हों, इसलिए अब इन्हें दिक्कत हो रही है। और अब ये आकर कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, सेना के ऊपर हमले का मतलब धमकी दी जा रही है। और इसके बरक्स एक और कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, वो वीडियो मुझे मिली नहीं, मैंने कहीं शायद सेव नहीं कर पाया, भरतपुर करके कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो जब अंदर जाती है वो ये साफ बताती है सीआरपीएफ के जवान को बुलाकर कि जो ये सरकारी अधिकारी यहां बैठा है टीएमसी का आदमी है और किस तरीके से यह मैनिपुलेशन कर रहा है। अगर इन सज्जन को भी दिक्कत थी तो सीआरपीएफ के जो जवान खड़े हैं, जो वहां पे चुनाव अधिकारी होगा, उससे बात करनी चाहिए थी, सही प्रोसेस के साथ आपको वहां जाना चाहिए था, जिस तरीके से बीजेपी का कैंडिडेट कर रहा है, या कोई भी हो, कांग्रेस का हो, आईएसएफ का हो, किसी को भी हो। अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप एक ड्यू प्रोसेस के साथ जाएंगे। आप ये नहीं होंगे कि गेट तोड़ेंगे, अंदर घुसेंगे और अधिकारी को धमकाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं मुझे तो ईवीएम के रूम में जाना है। अगर आपको ये लग रहा है कि ईवीएम की रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी स्क्रीन बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, आप कंप्लेंट कीजिए, वो प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन आप स्ट्रांग रूम में घुसने का प्रयास करेंगे। इसका कारण है जो टीएमसी है ना, अब तक ये इसी तरीके से चलती थी। जो ममता बनर्जी की सरकार है ना, जो उसकी कुर्सी है, उन 4 पाए पर टिकी हुई है। पहली है लुंगी ब्रिगेड, वो जो अराजकता तो आपको सड़कों पे दिखाई देता है ना, जो बंगाली इलीगल बांग्लादेशी जो इंपोर्ट किए गए हैं वो ग्राउंड पर जो दिखाई देते हैं, उसके बाद उनको संरक्षण देने वाला जो दूसरा पाया है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं कुछ होगा, पुलिस आपकी हेल्प ही नहीं करी। आरजी कार का मामला देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में यह कहना पड़ा कि जहां पर भी पोलिंग होगी उस पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में कलकत्ता की या पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं दिखेगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार की कुर्सी का दूसरा पाया है ये। तीसरा है आईपैक, प्रशांत किशोर चलाते थे, अब प्रतीक जैन चला रहा है। एक्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरीकों से वो आईपैक अब भी चल रहा है। तृणमूल के कैडर को आईपैक ने एक तरीके से रिप्लेस कर दिया है। और चौथा पाया है वो कैरम क्लब और दुर्गा पांडाल के क्लब, जिन्हें हर साल 1000 से 1500 करोड़ रुपए ये सरकार देती है। एजुकेशन के लिए 82 करोड़ रुपए, रिसर्च के लिए, और उन कैरम क्लबों के लिए 1000 करोड़ रुपए, और उन मदरसों के लिए 8700 करोड़ रुपए ये सरकार देती है। वो है इनका चौथा पाया। और इन जैसे बायरन विश्वास जैसे लोगों को लग रहा है कि ये 4 पाए अभी भी सुरक्षित है, उन्हीं के बलबूते मैं ये सब कर रहा हूं। लेकिन इस बार सीआरपीएफ जिस तरीके से मुस्तैदी से खड़ी है और सही से लट बजा रही है, और जरूरी है, जो बंगाल की जनता है ना, बंगाल हो, पंजाब हो, इस तरह के जो राज्य है ना, ये शक्ति को सलाम करते हैं। अगर आपके कोई एक मारे, जब तक आप उसे 4 का जवाब नहीं देंगे, जब तक उसी की भाषा में उससे बात नहीं करेंगे, जब तक योगी मॉडल नहीं अपनाएंगे, तब तक इन लोगों को समझ नहीं आता है, टीएमसी वालों को। और इसी भाषा को पसंद भी करती है बंगाल की जनता कि भैया जो जैसे बोले उसे वैसा जवाब दो। और वही हो रहा है। 21 में नहीं हुआ, 26 में हुआ, इसलिए ममता स्टेज छोड़ छोड़ के भाग रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। और इन लोगों को ये लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। कल ही वीडियो में मैंने दिखाया था, पश्चिम बंगाल में जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेंबर है, ममता बनर्जी की स्टेज पर बैठा हुआ था,
सरकारी अधिकारी कैसे बैठ सकता है भैया? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, साफ साफ नौकरी जानी चाहिए, और संभवतः जाएगी भी चुनाव के बाद। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी इस तरीके से लगे हैं कि नहीं भैया, हम तो ममता बनर्जी के पूरे सपोर्ट में रहेंगे, या कम से कम फ्री जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं संशय है उनकी रोल में। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने 5 बड़े अधिकारी डायमंड हार्बर से सस्पेंड किए हैं। डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें है संदीप गरई, एडिशनल एसपी हैं डायमंड हार्बर के, सजल मंडल एसडीपीओ हैं डायमंड हार्बर के, मौसम चटर्जी इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन, अजय बाग इंस्पेक्टर इंचार्ज है फालता पुलिस स्टेशन से, और शुभेच्छा बाग वो भी उस शायद प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, उस पुलिस स्टेशन से संबंधित है। और साथ ही जो डायमंड हार्बर की एसपी हैं ईशानी पाल, उनको चेतावनी दी गई है। आईपीएस अधिकारी रैंक के, एसएसपी रैंक के अधिकारी जो हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। आप समझिए सिस्टम किस हद तक इन लोगों ने हाईजैक किया था, किस हद तक खराब किया हुआ था। और उसी सिस्टम के बल पर, उसी सिस्टम के दम पर इस तरह के लोग ये कहते हैं कि सेना को दिल्ली तक मारेंगे। साहब, बंगाल की सीमा नहीं छू पाओगे। बंगाल छोड़िए, जहां खड़े हो ना पोलिंग बूथ से 100 मीटर बाहर नहीं निकल पाओगे अगर सीआरपीएफ को एक जरा सी आंख का इशारा कर दिया गया। यूपी पुलिस कैसे ले जाती है ना कंधों पे टांग कर, बस थोड़ी सी छूट उतनी मिल जाए। भैया किसी भी पार्टी का हो, टीएमसी की बात नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, जो इस तरह की दंगाई दिखाए, गुंडाई दिखाए, उसका यही इलाज होना चाहिए। और हर राज्य में, सिर्फ बंगाल नहीं, हर राज्य में यही होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है साउथ 24 परगना में, वहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। मतलब सेकंड राउंड से पहले पूरा प्रयास है कि जैसे हो सके, बाइकर निकले हुए हैं, रात रात भर घूमते हैं, इंटिमिडेट करते हैं। टीएमसी की महिला ब्रिगेड वो ग्राउंड पे उतर गई है, महिलाओं पे शक नहीं होता ना, वो प्रयास कर रही है। उसके अलावा 100 बम मिले थे अभी वहां पर, जो रफीकुल इस्लाम नाम का एक व्यक्ति है, उसके यहां से 100 बम मिले थे, क्रूड बम। उसमें एनआईए की एंट्री हो गई है। जो होम मिनिस्ट्री है उसने एनआईए को रिकमेंडेशन कर दिया कि भैया जो हो रहा है इसकी जांच की जाए। और इलेक्शन, और जो वहां की बंगाल पुलिस थी कुछ कर नहीं रही थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए, 24 घंटे 24 आवर्स, और गिरफ्तारियां हो गई। अगर इलेक्शन कमीशन ना बोले तो भैया 24 घंटे नहीं, 24 महीने, 24 साल तक कुछ नहीं होता। लेकिन ऊपर से डंडा मजबूत था, गिरफ्तारियां हुई, और साफ कह दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिस भी एसपी, डीसीपी या कोई भी पुलिस अधिकारी है जिसकी जुरिस्डिक्शन में जो एरिया आता है, कोई भी विस्फोटक पदार्थ मिला, कोई भी हथियार मिला, कोई भी इस तरह का चीज मिली जो अराजकता फैला सकती है, तो भैया उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यानी कौन रखेगा वो तो जिम्मेदार है, वो तो जेल जाएगा। जिसके एरिया में रखा गया है वो पुलिस वाला भी नपेगा। जब आईपीएस अधिकारी नहीं बच रहे हैं, जब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नहीं बच रहे हैं, और चुनाव को शुरू होने से पहले 200 से ज्यादा इंस्पेक्टरों के तबादले हो गए थे उस रैंक तक के अधिकारियों के, तो इस बार इलेक्शन कमीशन किसी मूड में नहीं है और साफ कह दिया चुनाव होना है, उससे पहले कंप्लीट एरिया डोमिनेंस चाहिए। अगर साउथ 24 परगना में चुनाव है तो साउथ 24 परगना का 1 इंच ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पुलिस की रिट ना चलती हो, जहां सीआरपीएफ की रिट ना चलती हो। गुंडाई नहीं बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह का, देखिए, हिंसा निश्चित तौर पर करने का प्रयास करेगी टीएमसी, और पहले चरण से ज्यादा होने का प्रयास है। सीआरपीएफ मैंने कल दिखाया किस तरीके से तैयारी है, कौन कितनी गाड़ियां खड़ी, लाओ लश्कर के साथ वहां पहुंचे हुए हैं, और पूरा प्रयास रहेगा। अब ये अब सीआरपीएफ के ऊपर है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि किस हद तक उस चीज को वो संभाल सकते हैं। और एनआईए की जो जांच है, अब ये तय होगा उसमें, जिसका दायरा होगा कि जो बम मिले हैं इसका फाइनेंसर कौन है, कहां से आए, कहां जाने थे, क्या जो चुनाव होना है उसमें कहीं सीआरपीएफ पे हमला करने का प्रयास था क्या?
या कहीं बम फोड़कर किसी पोलिंग बूथ पर अराजकता का प्रयास था, या किसी बीजेपी के कार्यकर्ता के घर के ऊपर डालने का प्रयास था, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस में तो बहुत हुआ ऐसा। तो देसी क्रूड चलता है ना, जूट में टाइट बांध कर वो जिस तरीके से बनाते हैं, वो पहले हमारे यहां भी चलता था। अब तो बहुत, जब से निजाम बदला है, चीजें उतनी अब दिखाई नहीं देती, लेकिन देखा है मैंने वो किस तरह का सामान होता है। तो वो क्या उसका प्रयास था क्या? प्रधानमंत्री के रोड शो होने अलग अलग जगह। खैर इतनी हिम्मत तो नहीं है, क्योंकि फिर तो चीजें बिल्कुल ही आउट ऑफ द हैंड निकल जाएंगी। अब ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से उम्मीद है, या कहीं 3 से उम्मीद है कि जो बचा सकते हैं। पहला महिलाएं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी स्कीम चला रही हैं महिलाओं के लिए, और वो अपने आप को महिला के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो उम्मीद है कि शायद वहां से कुछ बचे। उसके बाद जो ये डेमोग्राफी है उससे उम्मीद है, और ये जो अगर कहीं थोड़ा बहुत 1-2%, 4% कुछ छापा वापा चल सके, जो लुंगी ब्रिगेड है इसके माध्यम से। इसके अलावा ममता बनर्जी के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं एबीपी न्यूज देख रहा था, तो उसमें महिला एंकर थी, वो बता रही थी कि भैया ये टीएमसी का गढ़ है जहां वो खड़ी थी, और वो खुद बता रही है कि सबने कहा हम टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ही कैमरा बंद होता है सब कहने लगते हैं भाई कैमरे पे नहीं बोल सकते, रात को घर में कोई घुस जाएगा, लेकिन कमल खिलेगा। एक न्यूज 24 के राजीव रंजन है, माहौल क्या है वाले, वो घूम रहे हैं सब जगह। उन्होंने किसी से पूछा भैया किसकी लग रहा है, वो बोल ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भैया तुम तो बॉर्डर पे खड़े हो, यहां क्या डर है, अगर कुछ होगा थोड़ा इधर चले जाना। तो बराबर में एक आदमी खड़ा होता है, वो कहता है जय श्री राम। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया क्या माहौल है। मतलब लोग बोलने से डर रहे हैं, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर कैसे रोकोगे जब पुलिस वहां नहीं है, जब सीआरपीएफ का जवान अंदर खड़ा है, महिला जवान अंदर खड़ी है, वीडियोग्राफी हो रही है, तो तब कैसे रोकोगे? तो एक वो मीम चल रहा है ना कि गया तो हमें टीएमसी को वोट करने था, लेकिन पहले मैंने चेक करा कि भैया ये बीजेपी वाला बटन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल की अधिकतर जनता इस बार इसी मूड में है, पहले वो बीजेपी का बटन चेक करेगी कि कहीं मोदी ने वोट चोरी तो नहीं कर ली। खैर जो भी होगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, उसमें जो भी डेवलपमेंट आएगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है, और आप इस चैनल के मेंबर बनकर भी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।